गुड मॉर्निंग। आज हम उसी में टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लेते हैं। टेलर की साइंटिफिक इंतज़ामिया की टेक्निक। टेलर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले उसके टेक्निक को अगर हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो उसके उसूलों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। टेलर की साइंटिफिक इंतज़ामिया की टेक्निक दर्ज झेल है। फर्स्ट जो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी यानी काम का मुतालिया, जिसमें टेलर ने बताया है कि टेलर की साइंटिफिक टेक्निक ये बताती है कि किसी भी तंजीम में मुलाजिमिन को काम देने से पहले उसके काम का मुतालिया करना चाहिए। तंजीम के मुख्तलिफ सरगर्मियों को सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। टेलर वर्क स्टडी टेक्निक इंक्लूड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। कोई भी काम करने से पहले काम का मुतालिया करना चाहिए कि कौन सा काम हमें पहले करना है, उसके लिए कितना वक्त लगेगा, उस काम के लिए किसी भी मुलाजिमिन के हरकत कितने हो सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, वो काम करने से कितनी थकान या फटीग हो सकती है। इस बात पर वर्क स्टडी जोर देता है। तो इन सब बातों का मुतालिया करना मीन्स वर्क स्टडी इज इक्वल टू टाइम स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी एंड प्लस फटीग। ये जो है वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग, इन सब को मिलाकर उसका मुतालिया करने से ताल्लुक़ रखता है वर्क स्टडी। यानी काम का मुतालिया अगर हम सब सही तरीके से करेंगे कि किसी काम को करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, उसके लिए कितना वक्त लगता है और उसके लिए कौन से हरकत होते हैं और कितनी थकान आती है मज़दूर को, उसके लिए कितना वक्त उसे देना चाहिए बीच में ताकि वो रेस्ट कर सके और फिर काम को वापस से कर सके। तो इन सब बातों के लिए वर्क स्टडी को हम पहले देखते हैं वन बाय वन, जिसमें फर्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी यानी वक्त का मुतालिया। इट इज़ डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू द परफॉर्म अ वेल डिटेन जॉब। It is determine the standard time taken to perform a well-detained job. Time study show us how much employees need for particular work. किसी खास काम के लिए करने के लिए कितना वक्त का हिसाब लगाने की ज़रूरत है, कितना वक्त लगेगा। ये टेक्निक, टाइम स्टडी जो टेक्निक है, मैनेजर के लिए मददगार साबित होती है। इसकी मदद से मैनेजर मुलाजिमिन की औसत रफ्तार देखता है। मुलाजिमिन की औसत रफ्तार देखता है कि एक ख़ास काम करने के लिए कितना वक्त दरकार है, एक ख़ास काम करने के लिए कितना वक्त लगेगा, उसके हिसाब से कितने वक्त में एक मज़दूर कितना काम कर सकता है, उसके मुताबिक उसे तनख्वाह दी जाती है। टाइम स्टडी शोज़ अस हाउ मच एम्प्लॉयज़ नीड फॉर पर्टिकुलर वर्क। जैसे मिसाल के तौर पर कि टाइम, किसी भी काम को करते वक्त पहले उसका टाइम की स्टडी करना पड़ती है। जैसे कि स्कूल या कॉलेज में पेपर है 1 घंटे का या 25 मार्क का पेपर है, तो उसको 25 मार्क के पेपर के लिए एग्ज़ाम में कितना वक्त दिया जाता है, 1 आवर्स दिया जाता है। 1 आवर्स सफिशेंट होता है। उसको 3 घंटे अगर हम देते हैं तो ये टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो वो कैसा पता चला कि 1 घंटे के पेपर के लिए, 25 मार्क के पेपर के लिए 1 घंटा काफ़ी है। वर्क स्टडी करके किया जाता है। 3 घंटे के पेपर के 100 मार्क के पेपर के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं।
तो ये कैसा पता चलता है? वर्क स्टडी करके कि इतना सफिशेंट टाइम होता है जिसमें एक औसत बच्चा भी और एक होशियार बच्चा भी, दोनों के लिए टाइम बराबर से हो जाता है लिखने का। फिर उसी तरीके से एक वर्कर को कुछ खास काम करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, उस वक्त के मुताबिक उसकी तनख्वाह तय की जाती है। मिसाल के तौर पर एक रेडीमेड गारमेंट कंपनी में एक मज़दूर 1 घंटे में 2 शर्ट सिलाता है। अब टारगेट है 20 शर्ट का, कि 1 घंटे में 20 शर्ट सिलाकर देना है। तो हमें कितने मज़दूर रखना पड़ेंगे? तो किस तरीके से किया जाएगा? 10 × 2 = 20, यानी 10 मज़दूर रखना पड़ेंगे जो 1 घंटे में 20 शर्ट का टारगेट पूरा कर सकेंगे। तो टाइम स्टडी हमें रफ्तार यानी स्पीड भी बताता है कि स्पीड की भी स्टडी करनी है, कितने टाइम में, कितना वक्त में कितना काम होगा। हाउ मच एम्प्लॉयड नीड फॉर पर्टिकुलर वर्क, कितने काम के लिए कितने मज़दूर चाहिए, ये भी हमें टाइम स्टडी से पता चलता है। तो किसी भी टेलर ने ये टेक्निक इसलिए बताई है कि जो काम का वक्त है, सही वक्त में जो है कितना वक्त दरकार होगा, उसके हिसाब से वो काम हो जाएगा और मुलाजिम को उसकी तनख्वाह का उसमें फ़ैसला हो जाएगा। अब दूसरा उसके आगे है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी यानी हरकत का मुतालिया। मोशन स्टडी refers to the study of movement like lifting, putting object, sitting and changing the position। इस टेक्निक में जिस्मानी हरकत का मुतालिया किया जाता है, यानी एक काम करने के लिए कितने हाथ पैर हिलाए जाते हैं, यानी उनके अज़ा, बॉडी के अज़ा का या उनके हाथ पैरों का या अज़ा का मुतालिया किया जाता है कि कितना एक काम करने के लिए एक मज़दूर कितने हाथ पैर हिलाता है, उसका मुआयना करके फिर मोशन स्टडी तय की जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? प्रोडक्टिव मोमेंट एंड अनप्रोडक्टिव मोमेंट, पैदावारी हरकत और गैर पैदावारी हरकत को देखा जाता है, जिसके लिए एक वर्कर एक ख़ास काम करने के लिए कितनी ज़रूरी हरकत करता है और कितने गैर ज़रूरी हरकत करता है, उसका मुतालिया किया जाता है। किसी एक मुलाजिम का ही नहीं तो मुख्तलिफ मुलाजिम का मुआयना किया जाता है कि सारे मुलाजिमों के लिए कितने कैसे हरकत होते हैं और कितना वक्त लगता है वो काम करने के लिए उन्हें। फिर क्या किया जाता है कि नॉन प्रोडक्टिव मोमेंट यानी गैर पैदावारी हरकत को हटा दिया जाता है और प्रोडक्टिव मोमेंट यानी पैदावारी हरकत को रखा जाता है, जिससे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पैदावार में इजाफा होता है। नेक्स्ट है आगे मेथड स्टडी। ये वर्क स्टडी की ही पार्ट है। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी में क्या होता है? टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, बेस्ट मेथड। किसी भी तंजीम में काम का बेस्ट तरीका कौन सा होना चाहिए, इस बात पर मेथड स्टडी ज़ोर देती है। किसी भी काम को मुख्तलिफ़ मेथड से करना है, मुख्तलिफ़ तरीके से करना है, उसमें से सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड कौन सी है, उसके फ़ायदे नुकसानात को देखकर फिर एक उसमें से अच्छा तरीका चुना जाता है। मेथड स्टडी में ना सिर्फ तरीका ही देखा जाता है बल्कि कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल से लेकर रॉ मटेरियल को स्टोर करना, कस्टमर तक डिलीवरी होने तक का सब मेथड देखा जाता है कि किस तरीके से हम रॉ मटेरियल लेंगे, उसको स्टोर कैसा करेंगे, कस्टमर तक कैसे डिलीवरी करेंगे, और ये सारे मेथड को देखा जाता है और फिर एक अच्छे मेथड का चुनाव किया जाता है ताकि तिजारत बेहतर तरीके से हो और कम वक्त में
अच्छी अशिया बनकर सारिफ को कम दामों में वो शय मिलेगी तो सारिफ की तशफ़ी होगी। सारिफ खुश हो जाएगा कि उसको कम वक्त में बेहतर अशिया मिल रही है। तो किसी भी तिजारत के लिए मेथड तरीक़ाकार जो है कौन सा अच्छा है उसको अगर ढूंढा जाए, चुना जाए तो एक बेस्ट तरीक़ा सामने आकर उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है और तंजीम में काम में पैदावार में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट है फटीग स्टडी, थकान का मुतालिया। फटीग स्टडी seek to determine the amount and frequency of rest intervals in completing tasks. Fatigue has an adverse effect on the health and efficiency of the employees. Generally, long working hours without sufficient breaks, target pressure, heavy working tools, and poor working condition result into फिज़िकल एंड मेंटल फटीग ऑफ वर्कर। तो यहाँ पर क्या है कि जो थकान का मुतालिया किया जाता है, थकान क्यों होती है। जैसे कोई फैक्ट्री में मज़दूर काम कर रहा है लेकिन काम का जो उसका अरसा है, टाइम है, बहुत लंबा है। लंबे अरसे तक एक ही काम करके फिर थकान हो जाती है। काम के दौरान ब्रेक नहीं होगा, उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे कि हम तालीमी इदारे में क्लासेस में पीरियड होते हैं, उन पीरियड के दौरान रेसेस दी जाती है, छोटी रेसेस दी जाती है, शॉर्ट बेल, लॉन्ग बेल होती है। इस दौरान थोड़ा सा जो थकान होती है पढ़ाई 3 पीरियड के बाद, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़े बच्चे फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके वापस से आ जाते हैं, वापस से फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से उनकी फटीग दूर हो जाती है, थकान दूर हो जाती है और पूरा कंसंट्रेट जो होता है पढ़ाई की तरफ होता है। उसी तरीके से किसी भी फैक्ट्री में या तंजीम में वर्कर को भी जो है ब्रेक देना चाहिए, जिससे उनमें फ्रेशनेस आएगा और पूरा कंसंट्रेट काम की तरफ होगा। अगर काम का बोझ ज़्यादा होगा, भारी और वज़नी औजार उठाने पड़ते होंगे, काम का माहौल सही नहीं होगा, यानी साफ़ सुथरी हवा नहीं होगी, पीने के पानी का प्रॉब्लम होगा, वहाँ रोशनी नहीं होगी, ये सारे प्रॉब्लम अगर हो गए तो थकान ज़्यादा होती है। थकान यानी अंग्रेज़ी में उसे फटीग कहते हैं, जिसकी वजह से तबई और दिमागी थकान भी होती है। तबई यानी फिज़िकली एंड मेंटली, दिमागी यानी मेंटली थकान भी होती है, फटीग। उसका बराह रास्त असर एम्प्लॉइज़ के एफिशिएंसी पर पड़ता है और उसके हेल्थ पर पड़ता है। तो जो है फटीग जो है, थकान का मुतालिया किसी भी तंजीम में करना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर से अरेंजमेंट करना चाहिए कि एक छोटी छुट्टी, फिर खाने के लिए छुट्टी, फिर शाम में अगर ज़्यादा है, उसके कितने घंटे काम कर रहा है एक मज़दूर, 8 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, उसके औकात में उसको प्रॉपर से टाइम मैनेज करके उसके अंदर उसे ब्रेक देना चाहिए ताकि फटीग ना हो। नेक्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप यानी सरबराही के फ़राइज़। पहले हम फोरमैन क्या है वो समझेंगे। फोरमैन क्या है उसको समझते हैं। फोरमैन मीन्स बॉस ऑफ द वर्कर। हमने देखे ये डायग्राम है जिसमें 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो फोरमैन कहाँ पर होता है? लोअर लेवल पर होता है। ये फोरमैन जो है ये भी वर्कर ही है, लेकिन ये कैसा वर्कर है? इसको एक्सपीरियंस हासिल किया वर्कर है, बहुत साल तक कारखाने में काम करके उसको एक्सपीरियंस हासिल हो गया है, तो इसलिए क्या है, वर्कर से फोरमैन बन गया है, इसको एक्सपीरियंस है। आगे चलकर ये क्या बन जाता है? वर्कर से फोरमैन बन जाता है। और फोरमैन का काम क्या होता है? मुलाजिमीन की सरबराही करना, उनको गाइडेंस करना, उनसे काम करा के लेना। वो अपने काम की शुरुआत जो है प्लानिंग से करता है कि आज कौन सा काम करना है,
कैसे करना है और मुलाज़मीन की रहनुमाई और हिदायत उसको देना है, कंट्रोल करना है उनके ऊपर और उनसे काम मुकम्मल करवा के लेने का काम जो है फोरमैन करता है। एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि एक फोरमैन में मंदरजा झेल काबिलियत होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ फोरमैन क्या है। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर जजमेंट की क्वालिटी होना चाहिए। क्या इतनी सारी क्वालिटीज़ किसी एक शख्स में हो सकती है? नहीं। इसके लिए काम का रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा नहीं आ सकता। कोई भी एक शख्स इतने सारे क्वालिटीज़ नहीं रख पाता, इसलिए काम भी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए टेलर क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक निगरान नहीं होना चाहिए, एक फोरमैन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा निगरान होने चाहिए जो तंजीम के कामों को बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने जैसे एफ.डब्ल्यू. फ्यूल के जो उसूल है उससे टेलर का उसूल मुख्तलिफ है। फ्यूल क्या कहते हैं, किसी भी तंजीम में एक ही बॉस होना चाहिए और उसका ही सब का चलना चाहिए, लेकिन यहाँ उनका नज़रिया मुख्तलिफ है टेलर का। टेलर कहते हैं कि एक तंजीम में मुख्तलिफ बॉस होने चाहिए, छोटे छोटे निगरान होने चाहिए जो मुलाजिमीन पर निगरानी रख सके। एक काम करने के लिए बहुत सारे निगरान होना चाहिए जो उस काम को पूरा कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर होता है। फैक्ट्री मैनेजर कौन होता है? हेड ऑफ़ द फैक्ट्री होता है। उसके अंडर में प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है कैसा करना है, क्या करना है। फिर रूट क्लर्क होता है जो निचली सतह से काम देखता है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है जो टाइम तय करता है कि वक्त पर सारा काम हो रहा है कि नहीं, जितना कहा गया है उतने टाइम में काम हुआ है या नहीं। फिर डिसिप्लिनेरियन होता है जो कंट्रोल रखता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है कि सारे जो काम दिए गए हैं वर्कर को उस पूरे कंट्रोल के साथ, डिसिप्लिन के साथ हुए हैं कि नहीं, वो देखता है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरा है, उसका काम क्या है? उसके अंदर भी गैंग बॉस होता है। फर्स्ट गैंग बॉस क्या करता है? टूल्स की अरेंजमेंट करता है कि सही से मशीनें लगाई गई है कि नहीं, उसको देखता है। जहाँ पर जिसका अरेंजमेंट रखना है वो सारे अरेंजमेंट करने के काम करता है। फिर नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है? वर्क डन इन टाइम, पूरा काम सही वक्त पे हो रहा है या नहीं, यानी जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है उसके मुताबिक काम उसी स्पीड में उसी वक्त में हरकत का मुतल्लिया करके कितना वक्त लगता है और सही वक्त पे काम हो रहा है या नहीं वो देखता है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है? मशीनों को में अगर कोई ख़राबी आती है तो उसको रिपेयरिंग करने का काम, या जो कुछ भी फैक्ट्री में ख़राबी आती है किसी टूल्स में या मशीनों में, आलत में, तो उसको दुरुस्त करने का काम करता है ताकि काम को वक्त पे सही से हो जाए। फिर है लास्टवा इंस्पेक्टर जो क्या करता है? अशिया को चेक करता है, चेक करने का काम करता है। अशिया जैसी चाहे वैसी बनी है कि नहीं, अशिया जैसी चाहे वैसी बनी है कि नहीं देखता है। मिसाल के तौर पर स्प्राइट बनाने वाली कंपनी होगी तो आप देखोगे कि स्प्राइट पीते वक्त सभी का टेस्ट एक जैसा ही होता है, किसी में कुछ फ़र्क नहीं पाया जाता। तो ये कौन चेक करता है? इंस्पेक्टर चेक करता है कि जो कुछ अशिया बनाई गई है वो सही से उसके फॉर्मूले के मुताबिक बनी है या नहीं। इस तरह टेलर के मुताबिक फैक्ट्री में मुख्तलिफ फॉरमैन
फंक्शनल फोरमैन हो जो मुख्तलिफ महकमे पर निगरानी करे ताकि बेहतर नतीजा हासिल हो। आगे है स्टैंडर्डाइजेशन, मियारियत। मियारियत का मतलब है अशिया का मियार बरकरार रखना। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी डन फॉर रॉ मटेरियल, मशीन, मेथड, टाइम एंड प्रोसेस। मियारियत का मतलब है अशिया का मियार बरकरार रखना। उसके लिए सबसे पहले अच्छे टूल्स, मशीनों का इंतखाब करना, काम की जगह मियारी शराइत पर अमल करना, मुलाजमीन को अच्छा माहसिल मिले, वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल हो और पैदावारी लागत में कमी आए। तो मियारियत बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो कुछ फैक्ट्री में आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो जो मशीन वगैरह है वो सही से होना चाहिए, रॉ मटेरियल सही होना चाहिए। हम ख़राब क्वालिटी का रॉ मटेरियल देंगे और अच्छी क्वालिटी की अशिया बन सकती है क्या? नहीं। पुरानी मशीनें होगी और नई मशीनें का मौजना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए मशीनें भी अच्छी चाहिए और रॉ मटेरियल भी अच्छी चाहिए और उसकी तरीके से मुलाजिमीन भी बेहतर चाहिए जिनको वो काम आता हो, माहिर अशखास चाहिए। और फिर हमने क्या करना है कि जो कुछ हमारे पास वसाइल है उसका बेहतर इस्तेमाल करके हम बेहतर पैदावार कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वालिटी और साइज़ और टाइप, जो कुछ पैदावार है करते हैं हम, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, साइज़ देखा जाता है, कौन से टाइप की है, उसका वेट कितना है, उसका टेस्ट कितना है, उसका मेजर कैसा है, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, ये सब बातों पर डिपेंड होता है। और वो कैसा होता है? दिस कैन बी डन थ्रू टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड मेथड स्टडी। वक्त का मुतालिया, हरकत का मुतालिया, थकान का मुतालिया और तरीक़ाकार का मुतालिया करके हम बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। हर जगह एक ही टेस्ट, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं मैकडॉनल्ड की। मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं आप, तो उसका टेस्ट आप कहीं भी जाओ, बॉम्बे में जाओ या आप पुणे जाओ या कलकत्ता जाइए, मैकडॉनल्ड में जाएंगे तो आपको एक ही टेस्ट जो है बर्गर का मिलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, यानी उसकी साइज़ को तय किया गया है, उसके जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं वो एक ही मेजर के हैं और इसकी ये खुसूसियात में उसके कुछ भी तब्दीली नहीं होती, इसलिए हमें वो टेस्ट एक जैसा ही लगता है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर हम खाना बनाएंगे, समझो आज हमने काजू मसाला बनाए घर में, सबों ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना है, दूसरे दिन भी बनाओ, लेकिन दूसरे दिन वैसा नहीं बन पाया क्योंकि हमने उसका मेजर नहीं रखा था, हमें पता नहीं, हम अपने अंदाज से बनाए थे और दूसरी बार हमने बनाने गए तो हमारा अंदाज़ कम ज़्यादा होता है तो टेस्ट वैसा नहीं आया। लेकिन किसी भी अगर तंजीम में आप जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ बनती है उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, यानी उसकी साइज़, उसकी फ़ीचर्स वो तय किए जाएंगे तो सेम टू सेम टेस्ट देता है। दूसरी मिसाल हम लेते हैं मैन्युफैक्चरर पार्ट्स, जैसे गाड़ियाँ हैं या मोबाइल है। हमारा मोबाइल है वो ख़राब हो जाता है तो हमको, जैसे सैमसंग का मोबाइल है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो मार्केट में जाओगे आप, सैमसंग के मोबाइल के पार्ट्स मांगोगे तो पार्ट्स मिलेंगे, वो लाकर हम अपने मोबाइल को सुधार सकते हैं। या कोई गाड़ी होगी, उसके पार्ट्स, फलाना गाड़ी है तो उसके पार्ट्स चाहिए तो वो गाड़ी का नाम बोलेंगे हम, वो पार्ट्स उसके अवेलेबल होंगे बाज़ार में और उसको लगाएंगे तो फिर सेम पार्ट के हमें वो अशिया मिलेगी और हम अपनी मियारी गाड़ी बना सकते हैं। यानी कि ये क्यों हुआ? क्योंकि हर एक पार्ट की मियारें तय की गई है कि ये
ये कंपनी की ये अशिया बनी है, इसका ये मियार है। नेक्स्ट है एक्सेलेंट क्वालिटी, क्योंकि इसमें तरीका एक जैसा इस्तेमाल होता है, इसके लिए इसकी क्वालिटी भी वही बरकरार रहती है। जैसे पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें टेस्ट एक जैसा ही मिलता है। क्यों टेस्ट एक जैसा मिल रहा है? क्योंकि उसकी क्वालिटी को बरकरार रखा गया है कि ये सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते। स्टैंडर्डाइजेशन, इस टेक्निक से पैदावारी लागत कम होती है और वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल होता है और अशिया बेहतर बनती है। नेक्स्ट टेक्निक है डिफरेंट पीस रेट प्लान। डिफरेंट पीस रेट प्लान मीन्स मुख्तलिफ शरह पर उनका मंसूबा। टेलर के मुताबिक बासलाहियत और बेसलाहियत मुलाजिमीन के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। तनख्वाह की अदायगी मुलाजिमीन के काम को अंजाम देने के मुताबिक होना चाहिए। अंडर द पीस वेज मेथड द वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ पुट आउट। अर्निंग ऑफ वर्कर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द वर्कर, सो इफिशिएंट वर्कर गेट हायर वेजेस देन इनएफिशिएंट वर्कर। एक्स्ट्रा आउटपुट हायर रेट, अगर ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा रेट उसको मिलेगा। लोअर आउटपुट लोअर रेट, अगर कम काम कर रहा है तो उसे कम रेट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी फैक्ट्री का टारगेट है 30 यूनिट हर दिन करने की। फैक्ट्री का टारगेट क्या है? 30 यूनिट हर दिन करने का। तो स्टैंडर्ड टारगेट जो है, स्टैंडर्ड टारगेट 30 पर यूनिट है, तो स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपये पर यूनिट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट है और हायर रेट है 11 रुपये पर यूनिट, और लोअर रेट दिया है 9 पर यूनिट, 9 रुपीज़ पर यूनिट। स्टैंडर्ड टारगेट है 30 रुपीज़ पर यूनिट। स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपीज़ पर यूनिट, हायर रेट 11 रुपीज़ और लोअर रेट 9 रुपीज़। तो हम कैसा करेंगे कि 30 यूनिट पर डे करने के लिए 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 रुपीज़ उस वर्कर को मिलेंगे। ज़्यादा यूनिट अगर वो वर्कर कर रहा है, जैसे 30 यूनिट से ज़्यादा कर रहा है, 40 यूनिट कर रहा है, तो उसको 40 इंटू 11 हायर रेट वाला मिलेगा, 440 रुपये मिलेंगे। और अगर कोई वर्कर मुलाजिमीन कम यूनिट बना रहा है, जैसे जो टारगेट है 30 यूनिट का उससे भी कम बना रहा है, जैसे 20 यूनिट बना रहा है, तो उसे लोअर रेट से वेजेस मिलेगा, जैसा कि 20 इंटू 9 180 रुपीज़ उसको मिलेंगे। इससे क्या होगा कि जो मुलाजिमीन बेहतर काम नहीं करता होगा तो हर तरीके से बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेगा कि मुझे भी ज़्यादा वेजेस चाहिए, मुझे भी ज़्यादा तनख्वाह चाहिए। टेलर के मुताबिक बासलाहियत और बेसलाहियत मुलाजिमीन में फ़र्क होना चाहिए, यानी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह दी जाए, उसका पैदावारी तरीका, पैदावार का मियार मुकर्रर कर लेना चाहिए। अगर कोई मुलाजिम मियार से भी आला पैदावार देता है तो उसे बख्शिश देनी चाहिए। जो मियार से कम खूबी की पैदावार करता है तो उसे पेनल्टी देना चाहिए। इससे बेहतर कारकर्दगी करने वाले और अच्छा काम करेंगे। जो कम मियार की पैदावार करते हैं वो भी अपनी कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगी।
यहाँ पर टेलर क्या कहते हैं, अच्छा काम करने वालों को अच्छा इनाम, अच्छी तनख्वाह, कम काम करने वाले मुलाजिम को कम तनख्वाह दे। जो मुलाजमीन मियार से भी आला काम कर रहे तो उनको तनख्वाह दे, प्लस इनाम दे, बख्शिश दे, ताकि वो खुश हो जाए, बाकी के लोग उन्हें देखकर सबक हासिल करें कि हमें भी वैसा करना है, हमें भी मेहनत करनी है। और जो मुलाजमीन मियार से कम काम करे तो उसे पेनल्टी दे, उसकी तनख्वाह कम कर दे। इस तरीके से पैदावार का मियार मुकर्रर कर लेना चाहिए। टेलर ने लास्टवी टेक्निक बताई है, अदर टेक्निक, दिगर टेक्निक। अभी दिगर टेक्निक क्या है वो देखते हैं हम। जैसे किसी भी फैक्ट्री में इनको अपनाया जाता है। इन टेक्निकों के अलावा दिगर टेक्निक के बारे में भी टेलर ने मशवरा दिया है। जैसे किसी भी तंजीम में हिदायती कार्ड हो, नस्ब ज़ब्त का ठोस कायदा हो, स्लाइड हो, ग्राफ चार्ट, जिसके ज़रिए मुलाजिमीन को हिदायत दी जाए, जिससे मालिक और मुलाजिमीन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात बढ़ा सके। यानी किसी भी तंजीम में गाइडेंस कार्ड हो, उनके कोड ऑफ कंडक्ट हो कि कैसा आना है, कैसा जाना है, कितने वक्त में काम करना है, अच्छा काम करने वाले के लिए क्या है, बुरा काम करने के लिए क्या पेनल्टी है। फिर ग्राफ चार्ट बनाया जाए और ग्राफ के ज़रिए जो जिन मुलाजिमीन ने अच्छा काम किया है उसको बताया जाए, उसका ग्राफ बढ़ती चढ़ा से बताया जाए। और जो जिसने कम काम किया है, यानी अच्छा जो काम करता है, उसका ग्राफ बनाया जाए और उसने किस तरीके से डेवलपमेंट किया, कैसी तरक्की की, उसके चार्ट को वाज़े कर दिया जाए फैक्ट्री में। और इससे क्या होगा, स्लाइड शो बताई जाए, उसके अच्छा काम करने वाले मज़दूर के नाम बताए जाए, उसके ऊपर उसको शो किया जाए और उसको इनाम दिया जाए, उसको शो किया जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि दिगर मज़दूरों में हौसला अफजाई होगी, उनको भी ऐसा लगेगा कि हमें भी बेहतरीन काम करना है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मालिक और मुलाजिमीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात बढ़ सकते। तो आज हमारे यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने जो स्टार्ट से देखे थे, इंतज़ामिया के उसूल, उसकी खुसूसियात, इंतज़ामिया के उसूल की अहमियत, हेनरी फ्योल के इंतज़ामिया उसूल, साइंटिफिक इंतज़ामिया के उसूल और साइंटिफिक इंतज़ामिया की टेक्निक।